नमस्कार दोस्तों, हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के बारे में। 1885 में इसके गठन के पश्चात इसकी किस प्रकार की नीति रही और क्या क्या कार्यक्रम इस संगठन द्वारा, इस मंच द्वारा चलाए गए, उन सब के बारे में हम देखेंगे। 1885 से 1905 के 2 दशकों में कांग्रेस का उद्देश्य सीमित रहा। इस दौरान उसने सुधारात्मक कदम उठाए। यही कारण है कि इस काल को कांग्रेस का उदारवादी काल कहा जाता है। इन 20 वर्षों के में कांग्रेस के विचारों में नरमी थी। कांग्रेस के नेता अपने विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से सरकार को प्रतिवेदन देते और अपनी मांगें सरकार के सामने रखते। यहाँ पर कांग्रेस की नीति एवं कार्यक्रमों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के हर संभव उपाय किए। करुणाकरण कहते हैं कि राष्ट्रीय नेता इसे अपना परम कर्तव्य मानते थे। एस.एन. बनर्जी ने राष्ट्रीय एकता के महत्व को बतलाते हुए लिखा है कि जब समूचा भारत प्रेम, सद्भावना और सम्मान के 3 बंधनों में बंध जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय अपनी महत्वता को प्राप्त कर लेंगे। देश के हर भाग में समय समय पर अधिवेशन किए गए ताकि संपूर्ण देश के लोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के प्रति सजग रहे। दूसरा था प्रशासनिक सुधारों की मांग। कांग्रेस सीमित उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ की गई थी, अतः उसने किसी ऐसी मांग पर विचार नहीं किया जिससे सरकार अप्रसन्न हो। नेताओं ने कांग्रेस के मंच से बार बार मांग की कि शासन की विभिन्न संस्थाओं में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी नियमों को सुधारने की मांग की गई। विशेष रूप से यह कहा गया कि सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए और उसकी परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। दूसरा मुद्दा आय व्यय से संबंधित था। कांग्रेस के मंच से सुरक्षा के खर्चों में कमी का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। नशाबंदी के उपाय भी सुझाए गए तथा प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा लेने के लिए कमीशन गठित करने की मांग की गई। बाद के अधिवेशनों में भी इसकी चर्चा होती रही। तीसरा था वैधानिक साधनों का मार्ग। इस राष्ट्रीय संगठन के सम्मुख यह प्रश्न था कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की पद्धति अपनाए। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने संवैधानिक पद्धति का मार्ग अपनाया। सभी नेता एक मत थे कि वे प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे, आंदोलन करेंगे, परंतु यह सब शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से होगा। चौथा था ब्रिटेन के प्रति अटूट विश्वास। इन 2 दशकों में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन से अलग होना नहीं था। इसके कार्यकर्ता ब्रिटिश शासन में रहकर संतुष्ट थे और यह संबंध लगातार बनाए रखना चाहते थे। नेताओं ने यह आशा की थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा की तरह भारत के प्रति भी निर्धारित हो गई। यद्यपि गृह सरकार ने भारतीयों की इच्छा पूरी नहीं की, फिर भी उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया। दोस्तों, हम कांग्रेस की नीति और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5वां है बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व। 20 वर्षों में कांग्रेस के स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संकुचित दायरे में ही कार्य करती रही। जनमानस तक इसके उद्देश्यों को पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। यह केवल बुद्धिजीवियों का संगठन था। इसमें भाग लेने वाले अधिकतर सूझबूझधारी शहरी लोग थे। इसके नेता वकील, पत्रकार, डॉक्टर, अध्यापक तथा जमींदार थे। धोती कुर्ता पहनने वाले ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था।
छठा है ब्रिटिश ज्ञान एवं शिक्षा का महत्व। कांग्रेस ने अपने आरंभिक दौर में अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा को समर्थन दिया। नेताओं ने कभी भी आधुनिकता का विरोध नहीं किया। ब्रिटिश शिक्षा को उदारवादी नेता वरदान मानते थे। उन्होंने हमेशा भविष्य की ओर ध्यान दिया एवं अतीत का मूल्यांकन कभी नहीं किया। वे हर तरह से ग्रामीण एवं परंपरागत व्यवस्था से विमुख थे। यहाँ पर समकालीन उदारवादी नेता पी शंकरन का मत उल्लेखनीय है कि संक्षेप में हम अपनी व्यवस्था से वह सभी चीज़ें हटा देना चाहते थे जो प्रगति में बाधक हैं। दिखाई यही देता है कि राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं दर्शन के आधार पर भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। सातवां है सरकार के साथ संबंध। भारत सरकार के साथ कांग्रेस के संबंध अच्छे नहीं हो सकते थे क्योंकि अंग्रेज अधिकारी प्रशासनिक मामलों एवं नीति संबंधी विषयों में भारतीयों को यह अधिकार नहीं देना चाहते थे कि वे उन्हें सलाह दें। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार एवं जनता के मध्य सुनहरे पुल के रूप में कार्य करना चाहा। कोई भी वायसराय या अधिकारी कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। अंग्रेजों ने कांग्रेस को कभी भी राष्ट्रीय संस्था नहीं माना। उन्होंने इसके विरोधियों को प्रश्रय दिया। 1888 में जिन राजा महाराजाओं ने कांग्रेस की आलोचना की, उनकी पीठ थपथपाई गई। कर्जन ने बड़े गर्व से कहा कि वे कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। विडंबना यह थी कि अंग्रेज अधिकारियों के उपहासपूर्ण रवैये के बावजूद भी कांग्रेस उनका मुंह ताकती रही। अगर हम पूरे जिन भी पॉइंट्स का हमने यहाँ पर उल्लेख किया, अगर उन सबका मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट तौर से दिखता है कि प्रारंभिक 20 वर्षों में कांग्रेस ने अत्यधिक शांतिपूर्ण एवं अंग्रेज अधिकारियों से तालमेल बिठाकर कार्य करने की नीति अपनाई। उसका पूरा ध्यान ब्रिटिश सरकार को साधने में लगा रहा। कांग्रेस ने किसी तरह से सक्रिय संघर्ष पर विचार नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी मांगें मनमाने का प्रयास किया। यह एक गतिरोध की स्थिति थी। कालांतर में इस नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया विकसित हुई और कांग्रेस के अंदर ही उसकी परंपरागत नीतियों का विरोध करने के लिए एक वर्ग तैयार हुआ।